क्या आप सच में अपने दिमाग की पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं? हर इंसान के भीतर यह ख्वाहिश होती है कि उसका दिमाग तेज हो, उसकी सोच गहरी हो, निर्णय लेने की क्षमता सटीक हो और वह बदलते समय के साथ खुद को ढाल सके। लेकिन अक्सर हम यह मान बैठते हैं कि हमारी मानसिक क्षमताएं जन्म से तय होती हैं और उनमें ज्यादा बदलाव संभव नहीं। पीटर हॉलिंस की किताब बिल्ड अ बेटर ब्रेन इस सोच को पूरी तरह से चुनौती देती है। यह पुस्तक यह दावा नहीं करती कि आप रातों रात जीनियस बन जाएंगे, बल्कि यह बेहद व्यावहारिक और वैज्ञानिक तरीकों से यह दिखाती है कि आप अपने दिमाग को हर दिन बेहतर बना सकते हैं, सोच में, समझ में, याददाश्त में और निर्णय की क्षमता में। इस किताब की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह जटिल न्यूरोसाइंस को बेहद सरल भाषा में प्रस्तुत करती है। हॉलिंस ये समझाते हैं कि हमारा मस्तिष्क कोई स्थिर मशीन नहीं, बल्कि एक लचीला, बदलने वाला और हर अनुभव के साथ खुद को पुनर्निर्मित करने वाला जिंदा ढांचा है। यही क्षमता, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, वह चाबी है जिससे हम अपने सोचने के तरीकों को, आदतों को और सीखने की प्रक्रिया को पूरी तरह से नया आकार दे सकते हैं। यह किताब कोई सिद्धांतात्मक ज्ञान नहीं देती, बल्कि यह हमें हमारे रोजमर्रा के जीवन से जोड़ते हुए यह सिखाती है कि कैसे हम छोटी छोटी मानसिक आदतों में सुधार लाकर बड़े बदलाव ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम जानकारी को बस जमा कर रहे हैं या उसे वास्तव में समझकर ज्ञान में बदल रहे हैं। यह हमें दिखाती है कि जब हमारा दिमाग उलझता है, तब कैसे हम मानसिक स्पष्टता हासिल कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर यह हमें यह एहसास कराती है कि तेज दिमाग का मतलब केवल तेजी से सोचना नहीं होता, बल्कि सही सोच, रचनात्मकता और धैर्य भी उतने ही जरूरी हैं। बिल्ड अ बेटर ब्रेन एक आम व्यक्ति के लिए एक असाधारण मानसिक यात्रा का नक्शा है। यह न तो केवल छात्रों के लिए है, न ही सिर्फ पेशेवरों के लिए। यह हर उस इंसान के लिए है जो अपने सोचने के तरीके को लेकर सजग है और जो जानता है कि बेहतर दिमाग का मतलब है बेहतर जीवन। अध्याय दिमाग को फिर से गढ़ने की ताकत, न्यूरोप्लास्टिसिटी का सच। क्या आपने कभी खुद से यह कहा है कि मुझे गणित समझ नहीं आता, या मैं चीज़ें जल्दी भूल जाता हूँ, या फिर मैं ऐसा इंसान नहीं बन सकता? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग इसी सोच के साथ जीते हैं, मानो दिमाग कोई पत्थर की बनी चीज़ है, जो जैसी है वैसी ही हमेशा रहेगी। लेकिन पीटर हॉलिंस इस अध्याय की शुरुआत इसी भ्रम को तोड़कर करते हैं। वे बताते हैं कि हमारा दिमाग दरअसल एक ऐसी जमीन की तरह है जिसे हम जैसे चाहें वैसे जोत सकते हैं, बदल सकते हैं, नया बना सकते हैं। यही विचार अध्याय का मूल है कि दिमाग को दोबारा गढ़ा जा सकता है। लेखक हमें न्यूरोप्लास्टिसिटी की अवधारणा से परिचित कराते हैं। ये शब्द थोड़ा वैज्ञानिक जरूर लगता है, लेकिन इसका मतलब बेहद सरल है। हमारा मस्तिष्क लगातार खुद को ढालने, विकसित करने और दोबारा संरचित करने की क्षमता रखता है। जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, जैसे साइकिल चलाना, कोई भाषा बोलना या कोई वाद्य यंत्र बजाना, तब हमारा मस्तिष्क नए कनेक्शन बनाता है। ये कनेक्शन, जिन्हें न्यूरल पाथवे कहा जाता है, उसी तरह बनते और मजबूत होते हैं जैसे कोई पगडंडी बार बार चलने से गहराती है। इसी तरह अगर हम किसी आदत को दोहराते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, तो वह हमारे दिमाग में गहरी छाप छोड़ जाती है। लेखक कहते हैं कि लोग अक्सर अपनी सीमाओं को अपनी पहचान बना लेते हैं। किसी को अगर बचपन में कहा गया कि वह पढ़ाई में कमज़ोर है, तो वह व्यक्ति उस पहचान को ओढ़ लेता है और खुद को उसी सांचे में फिट कर लेता है। लेकिन सच ये है कि वह सीमा स्थायी नहीं होती। जैसे शरीर को ट्रेनिंग देकर मजबूत बनाया जा सकता है, वैसे ही दिमाग को सोचने और समझने की नई आदतों से निखारा जा सकता है। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी की शक्ति है जो हमें मानसिक रूप से नया जन्म लेने की अनुमति देती है। ये विचार केवल सैद्धांतिक नहीं है, इसे व्यावहारिक रूप से जिया जा सकता है। लेखक एक उदाहरण के जरिए समझाते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति जिसे तकनीक से डर लगता है, वह ठान ले कि वह हर दिन थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर सीखने की कोशिश करेगा। शुरुआत में उसे परेशानी होगी, लेकिन जैसे जैसे वह अभ्यास करेगा, उसका दिमाग उन नए विचारों, प्रक्रियाओं और सोच के तरीकों को अपनाने लगेगा। कुछ ही हफ्तों या महीनों में वह चीज़ें समझने लगेगा जो पहले उसे नामुमकिन लगती थी। ये कोई जादू नहीं,
बल्कि दिमाग की प्राकृतिक क्षमता का परिणाम है। लेखक इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि सिर्फ जानकारियां जुटा लेना काफ़ी नहीं है, हमें अपने सोचने के ढंग पर भी ध्यान देना होगा। अगर हम बिना सवाल पूछे हर चीज़ को मान लेते हैं, अगर हम खुद की आलोचना को ही सच्चाई मान लेते हैं, तो हम अपने ही दिमाग के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम जागरूक होकर अपने विचारों की दिशा बदलें, अपने आत्मसंवाद को सुधारें, अपनी आदतों पर विचार करें, तो हम अपने दिमाग की संरचना को भी बदल सकते हैं। इस अध्याय का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा तब आता है जब लेखक यह कहते हैं कि किसी भी उम्र में बदलाव संभव है। चाहे आप छात्र हों, किसी कंपनी में काम करते हों या रिटायरमेंट की उम्र में हों, अगर आप ठान लें कि आपको अपने सोचने के तरीके को बेहतर बनाना है, तो आप इसे कर सकते हैं। उम्र या परिस्थिति बाधा नहीं है, बस ज़रूरत है नियमित अभ्यास और सही दृष्टिकोण की। अध्याय 2, स्पष्ट, गहराई से और तेज सोचना सीखना। सोच का असली शिल्प। आपने कभी गौर किया है कि जब हम किसी कठिन या नई स्थिति में होते हैं तो हमारा दिमाग या तो दौड़ पड़ता है या पूरी तरह जाम हो जाता है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं और कभी कभी बिल्कुल सोच नहीं पाते। पीटर हॉलिंस इस अध्याय में हमें बताते हैं कि सोचने की प्रक्रिया कोई स्वचालित घटना नहीं है, ये एक कला है और इसे सीखा जा सकता है। लेखक एक साधारण लेकिन गहराई से भरा सवाल उठाते हैं, क्या हम सच में सोचते हैं या हम सिर्फ अपनी आदतों और प्रतिक्रियाओं से संचालित होते हैं? ज़्यादातर लोग अपनी सोच को लेकर आत्मसजग नहीं होते। वे जो सोचते हैं उसे सही मान लेते हैं और जो महसूस करते हैं उसी के अनुसार निर्णय ले लेते हैं। लेकिन वास्तव में प्रभावशाली सोच वह होती है जो उद्देश्यपूर्ण, केंद्रित और विश्लेषणात्मक हो, जिसे लेखक क्लियर एंड डीप थिंकिंग कहते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सोचना भी एक कौशल है, एक अभ्यास है जिसे बेहतर बनाया जा सकता है। लेखक बताते हैं कि तेज सोच का अर्थ यह नहीं कि आप तुरंत किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएं। तेज सोच का मतलब है स्पष्टता के साथ सूचना को सही तरीके से प्रोसेस करना, भावनाओं से अलग होकर निर्णय लेना और किसी विचार की गहराई तक जाकर उसका मूल्यांकन करना। लेखक यहाँ 2 प्रकार की सोच को सामने रखते हैं। पहली होती है प्रतिक्रियात्मक सोच, रिएक्टिव थिंकिंग, और दूसरी होती है सक्रिय सोच, एक्टिव और डिलिब्रेट थिंकिंग। प्रतिक्रियात्मक सोच वही है जो हम रोज़मर्रा में बिना सोचे करते हैं। किसी की बात पर तुरंत गुस्सा हो जाना, डर के कारण मौके छोड़ देना या बिना जांचे परखे किसी चीज़ को सच मान लेना। वहीं सक्रिय सोच में हम रुकते हैं, सोचते हैं, सवाल उठाते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी ने आपके सामने कहा, तुम ये काम नहीं कर सकते। प्रतिक्रियात्मक सोच कहेगी, हाँ शायद मैं वाकई नहीं कर सकता। लेकिन सक्रिय सोच आपसे पूछेगी, उसके कहने के पीछे वजह क्या है? क्या उसने तथ्य दिए? क्या मैंने वाकई पूरी कोशिश की है? क्या इस बात का मुझ पर असर पड़ना चाहिए? और फिर आप एक ठोस, संतुलित निर्णय ले सकते हैं। लेखक बताते हैं कि सोचने की स्पष्टता लाने के लिए सबसे पहला कदम होता है जानकारी को फिल्टर करना। आज की दुनिया में हमारे पास हर समय इतनी ज़्यादा जानकारी है कि हम भ्रमित हो जाते हैं। अखबार, सोशल मीडिया, यूट्यूब, हर जगह से राय, विचार, डर, उम्मीदें हम पर बरसती हैं। ऐसे में जब तक हम यह नहीं सीखते कि क्या ग्रहण करना है और क्या छोड़ना है, तब तक स्पष्ट सोच नामुमकिन है। एक और अहम पहलू है संकेंद्रण, ध्यान की ताकत। लेखक कहते हैं कि जब आप एक बार में सिर्फ एक ही विषय या समस्या पर गहराई से ध्यान लगाते हैं तो आपका दिमाग उस पर वास्तविक प्रगति करता है। लेकिन जब आप सोचते सोचते बार बार सोशल मीडिया की ओर मुड़ते हैं या बीच में 10 और चीज़ें करने लगते हैं तो सोच बिखर जाती है और नतीजा अधकचरी समझ में होता है। इस अध्याय का एक विशेष संदेश ये है कि सोच में स्पष्टता लाने के लिए हमें अपने ही सोचने के तरीकों पर शक करना सीखना होगा। लेखक इसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं, यानी अपने सोचने की प्रक्रिया को देख पाना। ये वह स्थिति होती है जब आप खुद से पूछते हैं, मैं अभी किस आधार पर यह सोच रहा हूँ? क्या मेरी सोच तथ्य पर आधारित है या डर पर? क्या मैं निष्पक्ष हूँ या किसी पूर्वग्रह से बोल रहा हूँ? यह अभ्यास मुश्किल ज़रूर है, लेकिन एक बार जब आप इसकी आदत डाल लेते हैं तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। लेखक ये भी मानते हैं
कि गहराई से सोचने के लिए हमें धीरे सोचना सीखना होगा। आज की तेज़ रफ्तार दुनिया में धीरे सोचना जैसे कोई कमज़ोरी लगती है, लेकिन वास्तव में यही ताकत है। जब आप किसी विचार को धीमे धीमे एक स्तर से दूसरे स्तर पर सोचते हैं तो आप सतही प्रतिक्रियाओं के बजाय ठोस समाधानों तक पहुंच पाते हैं। यही गहरी सोच का सार है, सतह से नीचे जाकर जड़ों को समझना। अध्याय मानसिक ऊर्जा की सुरक्षा, फालतू सोच से मुक्ति और गहरी ऊर्जा की वापसी। आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने दिन भर कोई भारी काम नहीं किया, फिर भी आपका दिमाग थका हुआ है? आपने कोई शारीरिक मेहनत नहीं की, फिर भी मन में उबासी, चिड़चिड़ापन या खालीपन छाया है? अगर हाँ, तो यह अध्याय आपकी आंखें खोल सकता है। पीटर हॉलिन्स यहाँ बहुत बारीकी से उस अदृश्य मानसिक थकावट को उजागर करते हैं जो हमारी सोचने, निर्णय लेने और सीखने की क्षमता को चुपचाप निगल जाती है। लेखक शुरुआत करते हैं इस बात से कि हमारा दिमाग कोई अनंत बैटरी नहीं है। हर बार जब आप कोई निर्णय लेते हैं, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, क्या खाऊं, किससे बात करूं, फ़ोन चेक करूं या नहीं, आपकी मानसिक ऊर्जा का एक हिस्सा खर्च हो जाता है। इसे डिसीजन फटीग कहा जाता है। दिन भर के ऐसे छोटे छोटे निर्णय धीरे धीरे हमारी निर्णय शक्ति को कमज़ोर कर देते हैं और शाम होते होते हम थके हुए, सुस्त और भावनात्मक रूप से डांवाडोल हो जाते हैं। यहाँ लेखक हमें एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। अगर आप अपने दिमाग को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको यह सीखना होगा कि अपनी मानसिक ऊर्जा को बचाना, संरक्षित करना और सही जगह लगाना कैसे है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने सोचने के तरीकों और दैनिक आदतों पर गहराई से नज़र डालें। एक आम इंसान का दिन देखें तो वह सुबह उठते ही कई माइक्रो निर्णय लेने लगता है। क्या पहनूं, पहले कॉफ़ी बनाऊं या मेल चेक करूं, वर्कआउट करूं या छोड़ दूं? यह सब मिलकर सुबह की ताजगी को धीरे धीरे निचोड़ लेते हैं। यही कारण है कि सफल लोगों की दिनचर्या अक्सर दोहरावपूर्ण होती है, जैसे स्टीव जॉब्स का हर दिन एक जैसे कपड़े पहनना, क्योंकि वे अपनी निर्णय शक्ति को बर्बाद नहीं करते। लेखक यह भी बताते हैं कि मानसिक थकान का एक बड़ा कारण है विचारों का अनियंत्रित प्रवाह। आप किसी छोटी सी गलती को लेकर बार बार सोचते हैं, काश मैंने ऐसा ना किया होता, या अगर मैं ऐसा करता तो शायद सब ठीक रहता। यह सोचने का तरीका रूमिनेशन कहलाता है और यह ऊर्जा का सबसे बड़ा दुश्मन है। हॉलिन्स ये साफ करते हैं कि जब आप हर समय अतीत या भविष्य में उलझे रहते हैं तो वर्तमान को संभालने की आपकी ताकत कमज़ोर हो जाती है। इस मानसिक थकावट से बचने का पहला तरीका है ऑटोमेशन और सिस्टम बनाना। लेखक सुझाव देते हैं कि आप अपने दिन के कुछ हिस्सों को ऑटोमेट कर दें, जैसे हर दिन एक ही समय पर उठना, खाना, ब्रेक लेना, एक्सरसाइज करना। इससे आपका दिमाग बार बार फैसला लेने के दबाव से मुक्त होगा। यही ऊर्जा आप रचनात्मक सोच, पढ़ाई या निर्णय में लगा सकते हैं। दूसरा तरीका है नो विचार समय, यानी मेंटल वाइट स्पेस बनाना। ऐसे पल जब आप जानबूझकर कुछ न सोचें, न किसी स्क्रीन पर हों, न कोई लक्ष्य साधें। ये समय आपके दिमाग के लिए रीसेट बटन जैसा होता है। लेखक कहते हैं कि दिन में कम से कम 10 से 20 मिनट ऐसे निकालिए जब आप सिर्फ सांसों पर ध्यान दें, टहलें या खुले आकाश को निहारें। ये एकदम सरल लग सकता है, लेकिन यही सबसे बड़ी मानसिक शक्ति का स्रोत बन सकता है। लेखक ध्यान दिलाते हैं कि आज के ज़माने में डिस्ट्रैक्शन, विकर्षण हमारी ऊर्जा का सबसे बड़ा शिकारी है। हर बार जब आप फ़ोन उठाते हैं, कोई नोटिफिकेशन देखते हैं या बार बार ऐप्स स्विच करते हैं, तब आपका दिमाग एक नई दिशा में मुड़ता है और हर बार उस दिशा में ऊर्जा बहती है। ये छोटी छोटी बर्बादियां मिलकर हमारे गहरे ध्यान की ताकत को कमज़ोर कर देती हैं। इसीलिए हॉलिन्स कहते हैं कि अगर आप अपनी मानसिक ऊर्जा को बचाना चाहते हैं तो फोकस की रक्षा कीजिए। एक बार में एक काम कीजिए, स्क्रीन से दूर समय बिताइए, अपने काम और आराम के समय को तय कीजिए। जब आप तय करते हैं कि आपका दिमाग कब और कहाँ काम करेगा और कब वह सिर्फ विश्राम करेगा, तब आप उसकी असली शक्ति को खोलना शुरू करते हैं। अध्याय 4, आदतों की ताकत, दिमाग को गढ़ने वाली अदृश्य लकीरें। जब हम आदत शब्द सुनते हैं तो हमें आमतौर पर सुबह जल्दी उठने, ब्रश करने या समय पर सोने जैसे काम याद आते हैं, लेकिन हॉलिन्स इस अध्याय में आदतों को बहुत अधिक गहराई से देखते हैं। उनके अनुसार
आदतें सिर्फ बाहरी क्रियाएं नहीं होती, वे दिमाग के भीतर गहराई तक बने रास्ते होती हैं, जिनसे होकर हमारी सोच, भावनाएं और निर्णय बार बार गुजरते हैं। वे एक अद्भुत विचार सामने रखते हैं। हम जो बार बार करते हैं वही हमारे मस्तिष्क को आकार देता है। यानी अगर आप बार बार टाल मटोल करते हैं, अगर आप बार बार खुद को नकारात्मक बातें सोचते पकड़ते हैं या हर कठिनाई से बचते हैं, तो आपका मस्तिष्क भी वैसा ही ढलने लगता है। ये केवल व्यवहार नहीं बल्कि मस्तिष्क की बनावट को प्रभावित करता है। यहाँ लेखक एक अत्यंत प्रभावशाली न्यूरोवैज्ञानिक सिद्धांत को दोहराते हैं, न्यूरॉन्स की फायर टूथर वायर टूथर। यानी जो न्यूरॉन्स बार बार एक साथ सक्रिय होते हैं वे एक दूसरे से मजबूत संबंध बना लेते हैं। यही आदत का न्यूरोलॉजिकल आधार है। जब आप किसी आदत को बार बार दोहराते हैं तो आपके मस्तिष्क में उसके लिए एक ऑटो पायलट पथ तैयार हो जाता है और अगली बार आपका दिमाग बिना सोचे उस राह पर चल पड़ता है। हॉलिन्स एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। सोचिए, आप रोज रात देर तक मोबाइल पर स्क्रॉल करते हुए सोते हैं। शुरू में यह एक विकल्प था, फिर यह दिनचर्या बनी और फिर आदत। अब भले ही आप चाहें कि आप 10 बजे सो जाएं, लेकिन आपका दिमाग उस आदत के अनुसार 11 बजे तक स्क्रॉल करने के लिए तैयार बैठा है। यह दिखाता है कि आदतें सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं टूटती, उन्हें धीरे धीरे एक नई आदत से प्रतिस्थापित करना होता है। लेखक ये भी बताते हैं कि हर आदत 3 हिस्सों से बनी होती है: ट्रिगर उत्तेजक, रूटीन चर्या और रिवॉर्ड इनाम। जब भी कोई आदत सक्रिय होती है वह किसी संकेत या ट्रिगर से शुरू होती है, जैसे तनाव का एहसास, बोरियत या किसी जगह की खुशबू। फिर वही पुरानी चर्या शुरू होती है, जैसे खाना, फोन उठाना या शिकायत करना, और फिर दिमाग को उसका इनाम मिलता है, अस्थायी राहत, आनंद या ध्यान। अगर आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं तो आपको इन तीनों हिस्सों को समझना और बदलना होगा। इस अध्याय की सुंदरता ये है कि यह आदतों को सिर्फ तोड़ने की बात नहीं करता बल्कि नए रास्ते बनाने की कला सिखाता है। हॉलिन्स मानते हैं कि बुरी आदत को बस मार देना काफी नहीं है, आपको उसके स्थान पर एक सकारात्मक, समान रूप से संतोषजनक आदत डालनी होगी। अगर आप देर रात फोन उठाते हैं तो उसी समय पर एक किताब का अध्याय पढ़ने की आदत बनाएं। अगर आप तनाव में खाने लगते हैं तो उसकी जगह गहरी सांसें लेने या टहलने की आदत डालें। अध्याय का एक और मूल्यवान भाग ये है कि यह हमें अनुशासन और इच्छा शक्ति के भ्रम से बाहर लाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आदतें बदलने के लिए मजबूत विल पावर चाहिए, लेकिन लेखक कहते हैं कि सबसे अच्छे बदलाव तब होते हैं जब हम पर्यावरण को, ट्रिगर्स को और रूटीन को छोटा और सरल बनाते हैं। यानी अगर आप अपने बिस्तर के पास फोन नहीं रखेंगे तो देर रात स्क्रॉल करना खुद ही मुश्किल हो जाएगा। जब सिस्टम ही बदलेगा तो आदतें भी बदलेंगी। अध्याय 5, फोकस की वापसी। बिखरे हुए मन को वापस एकाग्र करने की विधि सोचिए। आप एक जरूरी काम कर रहे हैं, कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं या किसी विचार पर गहराई से मंथन कर रहे हैं, और तभी मोबाइल की नोटिफिकेशन, किसी का कॉल या कोई याद आ जाने वाली फिक्र आपको उस काम से बाहर खींच लेती है। क्या होता है फिर? आप वापस उसी गहराई से नहीं लौट पाते। काम में दोबारा डूबने में कई मिनट, कभी कभी घंटे लग जाते हैं। यही ध्यान भटकाव, डिस्ट्रैक्शन की असली कीमत है, सिर्फ समय नहीं, मानसिक ऊर्जा का नुकसान। पीटर हॉलिन्स साफ कहते हैं, आज की दुनिया में ध्यान केंद्रित कर पाना एक महाशक्ति जैसा हो गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह महाशक्ति किसी गिने चुने लोगों की जागीर नहीं है। हर कोई इसे साध सकता है, बशर्ते वह इसके अभ्यास को जीवन का हिस्सा बना ले। लेखक ये बताते हैं कि ध्यान केंद्रित न कर पाने की सबसे बड़ी वजह है हमारे दिमाग की प्रशिक्षित बेचैनी। जब हम हर 5 मिनट में ऐप्स बदलते हैं, स्क्रॉल करते हैं, बीच बीच में काम से हटकर सोशल मीडिया चेक करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क एक डिजिटल ADHD में फंस जाता है। फिर जब हम किसी गहरे काम को करना चाहते हैं तो दिमाग वहाँ टिक ही नहीं पाता। इस अध्याय में हॉलिन्स हमें सिखाते हैं कि ध्यान केंद्रित करना कोई रहस्य नहीं, ये एक प्रशिक्षण है जो छोटे छोटे अभ्यासों से शुरू होता है। वह सिलेक्टिव इग्नोरेंस यानी चयनात्मक अनदेखी का सिद्धांत सामने रखते हैं। यानी जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं उन्हें जानबूझकर नज़रअंदाज करना सीखिए। इसका मतलब है कि हर सूचना पर प्रतिक्रिया न देना,
हर अपडेट पर न भागना, हर मुद्दे पर राय न बनाना। जितना कम आप अपने दिमाग को बाहरी विकर्षणों में फंसाएंगे, उतना ज़्यादा वह ध्यान केंद्रित रह पाएगा। लेखक यहाँ डीप वर्क, गहन कार्य की अवधारणा को भी छूते हैं। एक ऐसी अवस्था जिसमें आप बिना किसी रुकावट के सिर्फ एक ही काम में डूब जाते हैं। इस स्थिति में मस्तिष्क की अधिकतम क्षमता खुलती है, सोच गहरी होती है, काम की गुणवत्ता बढ़ती है और रचनात्मकता बहती है। लेकिन यह स्थिति खुद से नहीं आती। इसके लिए आपको अपने वातावरण, दिनचर्या और सोचने के तरीके को ध्यान केंद्रित बनाना होता है। हॉलिन्स कुछ व्यावहारिक सुझाव भी देते हैं, जैसे दिन की शुरुआत में सबसे पहले सबसे ज़रूरी काम करें, जिसे वे ब्रेन्स प्राइम टाइम कहते हैं। इस समय दिमाग सबसे तरोताज़ा होता है और कम से कम भटकता है। दूसरा, अपने काम को टाइम ब्लॉक्स में बांटें, जैसे 25 मिनट फोकस, फिर 5 मिनट का ब्रेक, पोमोडोरो तकनीक। ये तकनीक ध्यान को संतुलित बनाए रखती है और मस्तिष्क को थकने से बचाती है। वो यह भी समझाते हैं कि ध्यान केवल बाहरी बाधाएं हटाने से नहीं आता, भीतर की बेचैनी को समझना और संभालना भी उतना ही ज़रूरी है। कई बार ध्यान नहीं लगने की वजह कोई चिंता, अधूरी बात या अंदर का डर होता है। इसके लिए लेखक आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करने को कहते हैं। दिन में कुछ मिनट सिर्फ यह देखने के लिए कि आपके भीतर क्या चल रहा है। जैसे ही आप आंतरिक हलचल को पहचानते हैं, उसे रोकने या दबाने के बजाय स्वीकार करते हैं, आपका मन शांत होता है और ध्यान अपने आप बढ़ता है। एक सुंदर बिंदु जो इस अध्याय में उभर कर आता है वह ये है कि फोकस केवल उत्पादकता के लिए नहीं होता, ये एक गहराई से जीने की कला है। जब आप पूरी तरह से किसी काम, किसी बात या किसी व्यक्ति में उपस्थित होते हैं, तो आप उस अनुभव को पूरी तरह से जीते हैं। यही ध्यान का असली मूल्य है। वह जीवन को सतही से गहरे में बदल देता है। अध्याय 7, सीखने की पुनर्परिभाषा। जानकारी नहीं, ज्ञान कैसे बनाएं। जब हम सीखना सुनते हैं तो ज़्यादातर लोगों के जहन में स्कूल, किताबें, नोट्स या परीक्षा की तस्वीरें आती हैं। लेकिन हॉलिन्स इस अध्याय में इस विचार को उल्टा कर देते हैं। वे कहते हैं, सीखना कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि वह तरीका है जिससे आपका दिमाग दुनिया को देखना, समझना और उस पर प्रतिक्रिया देना सीखता है। असली सीख वही होती है जो व्यवहार में उतरती है, जो किसी और परिस्थिति में भी काम आती है। लेखक सबसे पहले यह स्पष्ट करते हैं कि आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन ओवरलोड, यानी सूचना का अत्यधिक भार, सबसे बड़ी समस्या है। हर दिन हम मोबाइल, न्यूज़, सोशल मीडिया, पॉडकास्ट और आर्टिकल्स से इतना कुछ देखते सुनते हैं कि दिमाग भरा हुआ रहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमने बहुत कुछ देखा होता है, पर कुछ सीखा नहीं होता। इस अध्याय में हॉलिन्स ये फ़र्क समझाते हैं इन्फॉर्मेशन, सूचना और नॉलेज, ज्ञान के बीच। सूचना वो है जो बाहर से आती है, ज्ञान वो है जो आपके अंदर बैठता है, पचता है और जब सही समय पर प्रयोग होता है तो फल देता है। और ज्ञान बनने के लिए जानकारी को सिर्फ याद करना काफ़ी नहीं, उसे सोचकर जोड़ना, दूसरों से साझा करना और किसी संदर्भ में लागू करना ज़रूरी है। लेखक कहते हैं कि हम में से बहुत लोग पासिव लर्निंग करते हैं, यानी बस पढ़ते जाते हैं, सुनते जाते हैं। लेकिन दिमाग की बनावट ऐसी है कि यह जानकारी को तब तक याद नहीं रखता जब तक वह उसमें कोई मतलब या उपयोग नहीं देखता। इसीलिए एक्टिव लर्निंग की ज़रूरत है, यानी सवाल पूछना, खुद से जुड़ाव बनाना, विचार करना और सबसे अहम, सीखी गई चीज़ों को किसी और को समझाना। हॉलिन्स एक बेहतरीन तकनीक बताते हैं, द फाइनमैन टेक्निक। ये नोबेल विजेता वैज्ञानिक रिचर्ड फाइनमैन की तकनीक है, जिसमें आप किसी भी विषय को इतने सरल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं जैसे आप किसी बच्चे को बता रहे हो। जब आप कोई जटिल चीज़ किसी और को सरल भाषा में समझा सकते हैं, तभी आपने उसे वास्तव में सीखा है। इस अध्याय में लेखक एक और महत्वपूर्ण बात पर जोर देते हैं कि सीखना एक धीमी, गहरी प्रक्रिया है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे जल्दी जल्दी पढ़ें, ज़्यादा किताबें खत्म करें, तो वे बेहतर सीख रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि दिमाग को गहराई पसंद है, न कि गति। इसलिए एक विषय पर बार बार लौटना, उस पर सोच विचार करना और छोटे हिस्सों में उसे आत्मसात करना, यही दीर्घकालिक ज्ञान की कुंजी है।
हॉलिन्स यहाँ स्पेसिंग इफेक्ट और रिट्रीवल प्रैक्टिस जैसे सिद्धांतों की भी बात करते हैं, यानी किसी चीज़ को बार बार समय अंतराल में दोहराना और खुद से उसे याद करने की कोशिश करना बिना देखे। इससे जानकारी लंबे समय तक याद रहती है और एक स्थायी मानसिक नेटवर्क बनता है। अध्याय का सबसे प्रेरक भाग ये है कि लेखक सीखने को नवाचार का बीज मानते हैं। वे कहते हैं कि जितना अधिक आप सीखते हैं उतना ही आपका मस्तिष्क नई चीज़ें जोड़ना, रचनात्मक सोचना और समस्याओं के अनोखे समाधान निकालना शुरू करता है। यानी सीखना केवल जानकारी लेना नहीं है, ये एक नया दिमाग बनाना है और यह सीखना कभी रुकता नहीं, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। हॉलिन्स का मानना है कि दिमाग एक आजीवन विद्यार्थी और अगर आप उसमें हर दिन थोड़ा नया डालते हैं तो वह हर दिन थोड़ा नया बनता है। अध्याय 8, निर्णय की शक्ति। जब दिमाग उलझे तो स्पष्टता कैसे पाए। अध्याय की शुरुआत एक बहुत सामान्य स्थिति से होती है। आपने कभी यह महसूस किया है कि जब विकल्प ज़्यादा होते हैं तो फैसला करना और कठिन हो जाता है। इसे डिसीजन पैरालिसिस कहा जाता है। हॉलिन्स बताते हैं कि जब दिमाग के सामने बहुत से विकल्प होते हैं तो वह थकने लगता है। वह हर विकल्प के परिणाम की कल्पना करने में उलझ जाता है, जिससे या तो हम कोई निर्णय नहीं ले पाते या कोई ऐसा निर्णय ले लेते हैं जो बाद में पछतावा बन जाता है। लेखक इस समस्या को 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहला, तर्कशील निर्णय, रैशनल डिसीजंस, और दूसरा, भावनात्मक निर्णय, इमोशनल डिसीजंस। अधिकतर लोग सोचते हैं कि तर्कशील निर्णय हमेशा बेहतर होते हैं, लेकिन हॉलिन्स इस धारणा को संतुलित करते हैं। वे कहते हैं कि भावनाएं पूरी तरह हटा देने योग्य नहीं है और न ही ऐसा करना चाहिए, बल्कि सही निर्णय वही होता है जो तर्क और भावना दोनों के संतुलन से निकलता है। वे डिसीजन मैट्रिक्स और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जैसे व्यावहारिक टूल्स का जिक्र करते हैं, जो खास तौर पर तब उपयोगी होते हैं जब निर्णय जटिल हों और उसमें लंबी अवधि के परिणाम जुड़े हों। इन उपकरणों की मदद से आप हर विकल्प के पक्ष और विपक्ष को लिखकर स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं। लेखक सलाह देते हैं कि जब भी दिमाग में उथल पुथल हो, उसे बाहर कागज पर उतार लें। दिमाग सोचने के लिए बना है, याद रखने के लिए नहीं। हॉलिन्स इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण तत्व जोड़ते हैं, जिसे वे कहते हैं कॉग्निटिव बायस अवेयरनेस, यानी अपनी सोच में छिपे पूर्वाग्रहों को पहचानना। हम अक्सर अपनी धारणाओं, बीते अनुभवों या दूसरों के प्रभाव के कारण फैसले लेते हैं, बिना यह समझे कि हमारा दिमाग सच को कैसे तोड़ मरोड़ कर देख रहा है। जैसे कॉन्फर्मेशन बायस हमें वही तथ्य दिखाता है जो हमारे पूर्व निर्णय को सही ठहराते हैं और बाकी को नज़रअंदाज कर देता है। इन पूर्वाग्रहों को समझना निर्णय की शुद्धता को कई गुना बढ़ा सकता है। इस अध्याय में लेखक गट फीलिंग यानी आंतरिक आवाज की भूमिका को भी मान्यता देते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ। केवल तब भरोसा करें जब आपने उस क्षेत्र में अनुभव अर्जित किया हो। यानी अगर आप किसी चीज में अनुभवी हैं तो आपका अंतर्ज्ञान कई बार बेहद सटीक हो सकता है, लेकिन अगर आप पूरी तरह नए क्षेत्र में हैं तो आपको डेटा, सलाह और विश्लेषण पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए। हॉलिन्स इस अध्याय को बेहद मानवीय अंदाज में खत्म करते हैं। वे कहते हैं कि कभी कभी सही निर्णय जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ वर्तमान में सबसे उपयुक्त निर्णय होता है। इसीलिए निर्णय के बाद बार बार पछताना, क्या होता अगर जैसे सवालों में फंसना दिमाग को थका देता है। निर्णय लेना एक अभ्यास है और हर निर्णय आपके मस्तिष्क को परिपक्व बनाता है, भले ही वह बाद में गलत ही क्यों ना साबित हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, फैसले लेने की ताकत आत्मविश्वास से आती है, और आत्मविश्वास प्रयोग और अनुभव से। जितना ज़्यादा आप निर्णय लेने में सक्रिय होंगे, उतना ही दिमाग उन स्थितियों में और सक्षम बनता जाएगा। अध्याय 9, सोच की कला, शोर से स्पष्टता तक का मानसिक सफर। अध्याय की शुरुआत एक साधारण लेकिन गूढ़ प्रश्न से होती है। क्या आप सच में सोच रहे हैं या केवल अपनी धारणाओं को दोहरा रहे हैं? हॉलिन्स कहते हैं कि हमारी सोच अक्सर ऑटो पायलट मोड में होती है, यानी हम बार बार उन्हीं विचारों को चबाते हैं जो या तो आदत से आए हैं या भावनाओं से संचालित हैं। नतीजा ये होता है कि हमारी सोच सतही, प्रतिक्रियात्मक और भ्रमित होती है। इसलिए वे पहली बात सिखाते हैं, मेटाकॉग्निशन, यानी
सोच के बारे में सोचना। जब आप ये समझने लगते हैं कि आप कैसे सोच रहे हैं, कहाँ भटक रहे हैं और किन धारणाओं को बिना सवाल किए मान रहे हैं, तभी आप असल में सोचने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना शुरू करते हैं। इस अध्याय में लेखक 3 तरह की सोच की चर्चा करते हैं। 1. न्यायिक सोच। ये वह कला है जिसमें आप किसी भी जानकारी को सीधे स्वीकार करने की बजाय उसे सवालों की कसौटी पर कसते हैं। ये सच क्यों है? इसमें क्या छिपाया गया है? इसकी वैकल्पिक व्याख्या क्या हो सकती है? ये प्रश्न आपके दिमाग को सतर्क और विश्लेषणात्मक बनाते हैं। लेखक कहते हैं कि सोचना शुरू तब होता है जब आप पहली बार क्यों पूछते हैं। 2. क्रिएटिव थिंकिंग, रचनात्मक सोच। यहाँ हॉलिन्स बताते हैं कि रचनात्मकता कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है, ये कनेक्शन जोड़ने की क्षमता है। जब आप 2 असंबंधित विचारों को जोड़ पाते हैं तो वही नवाचार होता है। वे सलाह देते हैं कि खुद से रोज व्हाट इफ जैसे सवाल पूछें, खुद को नई चीज़ें सोचने की आज़ादी दें और दूसरों के विचारों को डिबेट करने की बजाय एक्सप्लोर करें। 3. रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, चिंतनशील सोच। जब आप किसी अनुभव के बाद ठहर कर सोचते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ और अगली बार मैं क्या कर सकता हूँ, तो आप अनुभव से सीखने लगते हैं। यही गहराई से सोचने का अभ्यास है। इस अध्याय में हॉलिन्स यह भी बताते हैं कि हमारी सोच पर भावनाओं, सामाजिक दबाव और मानसिक थकान का कितना गहरा प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए, जब आप तनाव में होते हैं तो आपकी सोच में ट्यूनलिंग इफेक्ट होता है, यानी आप केवल एक ही समाधान देखते हैं, बाकी संभावनाएं छूट जाती हैं। ऐसे समय में वे थिंकिंग रिचुअल्स का सुझाव देते हैं, जैसे हर शाम 10 मिनट लिखकर सोचना कि दिन भर आपने क्या सोचा और क्यों, या फिर कोई जटिल विषय लेकर उस पर दोनों पक्षों से तर्क बनाना। इससे दिमाग के भीतर का दृष्टिकोण विकसित होता है। आप केवल प्रतिक्रिया नहीं करते, आप समझना शुरू करते हैं। लेखक बताते हैं कि सोच को बेहतर बनाने का मतलब है अपने अंदर स्पेस बनाना। जब भी कोई विचार आता है तो उस पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें। एक सांस लें, विचार को महसूस करें, फिर प्रतिक्रिया दें। इस विचार और प्रतिक्रिया के बीच का छोटा अंतर ही असल बुद्धिमत्ता है। अध्याय 10, एक बेहतर दिमाग की जीवन शैली, न्यूरोप्लास्टिसिटी को जागृत कैसे रखें। पीटर हॉलिन्स इस अध्याय में एक अत्यंत सशक्त विचार से शुरू करते हैं। आपका दिमाग स्थायी नहीं है, वह हर क्षण बदल रहा है, ढल रहा है और नए रूप ले रहा है। इसी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी मस्तिष्क की वह क्षमता जिससे वह नए अनुभवों, अभ्यासों और सोच के तरीके के अनुसार खुद को ढाल सकता है। हॉलिन्स इसे केवल एक वैज्ञानिक तथ्य के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत शक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं, यदि आपका दिमाग बदल सकता है तो आपका जीवन भी बदल सकता है। लेकिन इसके लिए केवल जानकारी इकट्ठा करना काफी नहीं। आपको एक लर्निंग लाइफस्टाइल अपनाना होगा, यानी सीखना और सोच में सुधार लाना, एक रोजमर्रा की आदत बनाना। लेखक बताते हैं कि हम जितना ज्यादा नया सीखते हैं, नए कौशल अपनाते हैं या खुद को मानसिक चुनौती देते हैं, हमारा मस्तिष्क उतना ही अधिक जटिल और सक्षम बनता जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप 40 साल की उम्र में कोई नई भाषा सीखते हैं, कोई वाद्य यंत्र बजाना शुरू करते हैं या किसी विषय में पढ़ाई शुरू करते हैं, तो आपका दिमाग उसी तरह नए न्यूरल पाथवेज बनाता है जैसे वह बचपन में करता था। हॉलिन्स यहाँ कुछ बेहद व्यावहारिक और प्रेरणादायक आदतों का सुझाव देते हैं। हर हफ्ते कुछ ऐसा करें जो आपके लिए नया या असहज हो। ऐसे लोगों के साथ संवाद करें जो आपकी सोच को चुनौती दें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट्स या रचनात्मक लेखन। तकनीक का इस्तेमाल सीखने के लिए करें, न कि केवल मनोरंजन के लिए। अपने आप से रोज एक बड़ा सवाल पूछें, मैं आज अपने सोचने के तरीके को कैसे चुनौती दूं। इस अध्याय की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह ज्ञान और विकास को गतिशील बनाता है। हॉलिन्स हमें याद दिलाते हैं कि मानसिक विकास कोई गंतव्य नहीं है, ये एक जीवन भर चलने वाली यात्रा है। वे यह भी चेताते हैं कि अगर आप अपने मस्तिष्क का सक्रिय उपयोग नहीं करते तो समय के साथ उसकी लचीलापन और सतर्कता घटने लगती है। इसलिए बेहतर दिमाग की तलाश का मतलब है रोज खुद को थोड़ा सा बेहतर बनाना, बार बार। निष्कर्ष, एक नया दिमाग, एक नई जिंदगी
बिल्ड अ बेटर ब्रेन केवल मस्तिष्क को तेज करने की विधि नहीं बताती, यह सोचने, महसूस करने, निर्णय लेने और सीखने का एक नया दर्शन प्रस्तुत करती है। पीटर हॉलिन्स हमें यह सिखाते हैं कि हमारा दिमाग कोई तयशुदा मशीन नहीं है, ये एक कला है, एक संभावना है और सबसे बढ़कर एक प्रक्रिया है जिसे हम खुद रोज गढ़ सकते हैं। अगर आप सच में एक ऐसा दिमाग बनाना चाहते हैं जो तेज हो, शांत हो, रचनात्मक हो और सटीक निर्णय ले सके, तो आपको केवल किताबें पढ़नी नहीं होंगी, बल्कि अपने सोचने के तरीके, आदतों और जीवन शैली को नए सिरे से गढ़ना होगा। हर अध्याय, हर अभ्यास, हर विचार जो आपने इस पुस्तक में पढ़ा, वह आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आपका दिमाग सबसे लचीला और शक्तिशाली उपकरण है और इसे बेहतर बनाने की प्रक्रिया आज से, अभी से शुरू हो सकती है, क्योंकि बेहतर दिमाग का मतलब है बेहतर जीवन।